Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Business Organization. In today's lecture, we will discuss upon the topic Establishing a New Business Unit. यानी कि जब किसी भी नई बिजनेस यूनिट को सेटअप करना होता है तो इसको एस्टेब्लिश करने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या स्टेप्स लिए जाते हैं, हम उन स्टेप्स को डिस्कस करेंगे. द वेरी फर्स्ट स्टेप इज आइडिया जनरेशन. Very important step. If this step is completed in effective way, then 50% of the work has been finished. It is set. यानी कि अगर आपने आइडिया जनरेशन की स्टेज को कम्प्लीटली फॉलो कर लिया, इसको अगर अच्छी तरीके से आपने कंप्लीट कर लिया इस स्टेज को, तो ये समझ लीजिए कि आपका आधा काम तो वैसे ही निपट गया. यानी कि 50% सक्सेस आपने बिजनेस यूनिट को एस्टेब्लिश करने में गेन कर ली है अगर आपने प्रॉपर्ली आइडिया को जनरेट कर लिया है. क्योंकि सबसे टिपिकल काम यही होता है किसी भी नए बिजनेस यूनिट को एस्टेब्लिश करने के रिलेशन में, आइडिया जनरेट करना. दैट इज अ वेरी टिपिकल वर्क. क्योंकि जब तक आइडिया जनरेट नहीं होगा और उस आइडिया को कॉन्सेप्ट में डेवलप नहीं किया जाएगा, तब तक आप बिजनेस को शुरू करने के बारे में नहीं सोच सकते. इसके लिए क्या करना होता है, जो एंटरप्रेन्योर है उसको ये देखना है कि जो मार्केट एनवायरनमेंट में वो डील करने वाला है, उस मार्केट एनवायरनमेंट में जो डिफरेंट ट्रेंड्स हैं उनमें किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं, उन चेंजेस को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करना है, उनको नोट डाउन करना है, और जो चेंजेस अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट हो रहे हैं उन चेंजेस को फोकस करते हुए ही उसे अपने बिजनेस के कॉन्सेप्ट को डेवलप करना है. क्योंकि जो एग्जिस्टिंग पैटर्न पर बिजनेसेस रन हो रहे हैं वो आपको एक नॉर्मल प्रॉफिट तो अवेलेबल करा सकते हैं, लेकिन अगर आप लीक से आगे बढ़ते हुए किसी भी बिजनेस आइडिया को सर्च करते हो जो लेटेस्ट बिजनेस आइडिया है और उसे अपॉर्चुनिटीज़ के तौर पर देखते हो और उसे उस आइडिया को कॉन्सेप्ट में डेवलप करके बिजनेस को स्टार्ट करने के प्लान को आगे बढ़ाते हो, तो वो आपको मोर प्रॉफिट अवेलेबल करा सकता है. तो यहाँ पर आपको इन पर्टिकुलर चेंजेस को इस तरीके से आइडेंटिफाई करना है जिससे कि आप लेटेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर सको और मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न करने की डायरेक्शन में अपने स्टेप को आगे बढ़ा सको. तो कुल मिला के आइडिया को यहाँ पर आपको जनरेट करना है, उसे कॉन्सेप्ट में डेवलप करना है जिसके बेसिस पर बिजनेस को रन किया जा सकता हो. ठीक. सेकेंड स्टेप, नेचर ऑफ बिजनेस. आइडिया आपने जनरेट कर लिया. आइडिया जनरेट करने के बाद आपको ये डिफाइन करना होता है कि आपके बिजनेस का नेचर क्या होगा. नेचर का मतलब है यहाँ पर डिफरेंट क्वेश्चंस यहाँ अराइज होते हैं नेचर के रिलेशन में. पहला क्वेश्चन आता है इसके में, इस पर्टिकुलर स्टेप में, व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस. आपका बिजनेस किस टाइप का होगा, वेदर यू वांट टू गो विद द होलसेल बिजनेस और रिटेल बिजनेस और फ्रेंचाइजी और ट्रेडिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, और यू वांट टू गो विद द मैन्युफैक्चरिंग फर्म और द सर्विस सेक्टर. किस पर्टिकुलर सेक्टर में आप अपने बिजनेस को रन करना चाहते हो. होलसेल ट्रेडिंग को फोकस करना चाहते हो, रिटेल ट्रेडिंग को फोकस करना चाहते हो, फ्रेंचाइजी को फोकस करना चाहते हो, एक्सक्लूसिव शोरूम ओपन करना चाहते हो, एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म को ओपन करना चाहते हो, या एक सर्विस फर्म को ओपन करना चाहते हो, तो यहाँ आपको सबसे पहले अपने बिजनेस के नेचर को डिफाइन करना जरूरी है. इसके बाद व्हाट टू ऑफर. अगर दो टाइप के ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो आप प्रोडक्ट को अवेलेबल कराओगे या फिर सर्विस को अवेलेबल कराओगे, या फिर एक ऑप्शन और होता है इसके बाद कि प्रोडक्ट और सर्विस दोनों के मिक्स को भी आप अवेलेबल करा सकते हो. तो वेदर यू वांट टू गो मेकिंग अवेलेबल द प्रोडक्ट्स टू द कंज्यूमर्स और सर्विस टू द कंज्यूमर्स और अ मिक्स ऑफ बोथ. ठीक. थर्ड, इन विच सेक्टर. सेक्टर आपको सेलेक्ट करना होता है कि किस सेक्टर में आप अपने बिजनेस को रन करना चाहते हो. वेदर यू वांट टू गो फॉर एंटरटेनमेंट सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, हार्डवेयर सेक्टर, सॉफ्टवेयर सेक्टर, फैशन सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, बहुत सारे सेक्टर्स हैं. तो इन सेक्टर्स में से आपको उस पर्टिकुलर सेक्टर को डिसाइड करना होता है जहां आप अपने प्रोडक्ट को ऑफरिंग देना चाहते हो टू योर कस्टमर्स. इसके बाद स्टडी द प्रोस्पेक्ट ऑफ चूजिंग बिजनेस बाय कैलकुलेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिस्क. यानी कि इसके साथ साथ आप ये देखोगे कि जिस बिजनेस या प्रोस्पेक्ट्स
जो चूज इन बिजनेस है आपके द्वारा, उसके प्रोस्पेक्ट्स क्या है, और इसके प्रोस्पेक्ट्स को स्टडी करने के लिए आप इसकी प्रॉफिटेबिलिटी और इसके रिस्क को भी प्रॉपर्ली कैलकुलेट करते हो, और प्रॉफिटेबिलिटी और रिस्क के बेसिस पर ये देखते हो कि जो चूज इन बिजनेस है वो कितना ज़्यादा प्रोस्पेक्टिव है, कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ उस पर्टिकुलर बिजनेस में अवेलेबल है। प्रोस्पेक्ट को स्टडी करने के बाद नेक्स्ट यू गो थ्रू द एंश्योर इजी अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स, रिसोर्सेज एंड मैन पावर। ये भी आपको चेक करना जरूरी है कि जिस बिजनेस को आप रन करने जा रहे हो उसके रिगार्डिंग जो भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, जो भी इनपुट्स आपको चाहिए वो इजीली अवेलेबल हो। जैसे आपको इनपुट्स चाहिए, डिफरेंट टाइप के इनपुट्स, रिसोर्सेज, मशीनरी, मैन पावर, टेक्नोलॉजी, तो जितनी भी इनपुट्स या रिसोर्सेज की आपको रिक्वायरमेंट है उस बिजनेस को रन करने के लिए वो आपके पास इजीली अवेलेबल हो, इसको भी आपको एंश्योर करना जरूरी है। रिसोर्सेज की इजी अवेलेबिलिटी को एंश्योर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप इज फॉलोड, कंडक्ट अ फिजिबल स्टडी बाय एग्जामिनिंग द प्रोज एंड कॉन्स। यानी कि जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग या बिजनेस प्लान के रिगार्डिंग आपने डिसीजन को फाइनलाइज किया है, उसको या उस पर्टिकुलर बिजनेस प्लान के प्रोज एंड कॉन्स को एग्जामिन करते हुए उसकी आप फिजिबल स्टडी को फोकस करते हो। क्या क्या उसके प्रॉज हैं, प्रोसिक्यूशंस हैं, क्या क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, इनको आप देखते हो कि जिन पर्टिकुलर बिजनेस प्लान को आप फॉलो कर रहे हो उनकी मेरिट्स क्या हैं, उनकी डिमेरिट्स क्या हैं, किस तरीके से वो एडवांटेजेस हैं आपके लिए या किस तरीके से डिसएडवांटेजेस क्रिएट कर सकते हैं, इनको आप प्रॉपरली कंपेयर करते हो और इसके बेसिस पर इसकी एक फिजिबल स्टडी करते हो और ये देखते हो फ्यूचर में ये आपको प्रॉपर बेनिफिट प्रोवाइड करा पाएगा या नहीं करा पाएगा। ये केवल इस प्रोजेक्ट की फिजिबल स्टडी के बेसिस पर ही पता लगाया जा सकता है। एंड नेक्स्ट स्टेप इज प्रिपेयर द बिजनेस प्लान, और फिर इसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए एक बिजनेस प्लान को प्रॉपरली प्रिपेयर करते हो। ठीक, नाउ वी मूव टू द स्टेप नंबर 3 एंड दिस स्टेप 3 इज डिटरमाइन द साइज एंड स्केल ऑफ ऑपरेशंस। यानी कि इस स्टेप में आप अपने पर्टिकुलर बिजनेस के रिलेशन में उसके साइज को और उसके स्केल ऑफ ऑपरेशन को प्रॉपरली डिटरमाइन करते हो। The entrepreneur should be clear about what kind of sales could be generated at different price points. For this purpose, different demand forecasting techniques can be used by the entrepreneur. यानी कि इस पॉइंट पर यहाँ एंटरप्रेन्योर को ये देखना होता है, इस बात के लिए इसको प्रॉपर एंश्योर होना होता है कि अगर वो डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स पर अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करता है तो उसके बेसिस पर वो कितनी सेल्स को जनरेट कर सकता है और उसके बेसिस पर ये प्रॉपरली रेवेन्यू को कैलकुलेट कर सकता है। इस पर्टिकुलर डिमांड या सेल्स को पता करने के लिए डिमांड फॉरकास्टिंग टेक्निक का यूज किया जा सकता है। लॉट्स ऑफ डिमांड फॉरकास्टिंग टेक्निक्स आर देयर विच कैन बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस, और इन टेक्निक्स का यूज करते हुए डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स पर डिफरेंट सेल्स को उसकी तरफ से एंटरप्रेन्योर की तरफ से डिटरमाइन किया जा सकता है। इसके हेल्प से क्या होगा, जो एंटरप्रेन्योर है वो स्केल ऑफ ऑपरेशन और साइज ऑफ ऑपरेशन को प्रॉपर्ली डिटरमाइन कर सकता है कि उसका स्केल ऑफ ऑपरेशन क्या होना चाहिए और उसका साइज ऑफ ऑपरेशन क्या होना चाहिए। इसको डिटरमाइन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर फोरकास्टेड डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। इसके साथ साथ एक पॉइंट और ध्यान रखना होता है, क्या है वो पॉइंट, कि साइज एंड स्केल ऑफ द ऑपरेशंस मस्ट बी इन सिंक विद व्हाट द एंटरप्रेन्योर हैज इन टर्म्स ऑफ अवेलेबल कैपिटल एंड अदर रिसोर्सेज विद हिम। यानी कि उसके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो भी कैपिटल अवेलेबल है, उनका मैच ऑपरेशंस के साइज और स्केल के साथ में होना चाहिए। यानी कि जिस पर्टिकुलर साइज और स्केल ऑफ ऑपरेशन को वो कंसीडर कर रहा है वो प्रॉपर्ली उसके पास अवेलेबल कैपिटल और रिसोर्सेज से मैच करने चाहिए। मैचिंग नहीं होगी तो कहीं ना कहीं उसे आगे दिक्कत आएगी। तो यहाँ पहले ही मैच कर लेना, दैट इज वेरी कंफर्टेबल फॉर द एंटरप्रेन्योर। ठीक, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4, सेलेक्ट अ प्लेस फॉर बिजनेस, that is deciding location. While picking up a location, different factors must be considered such as closer to all inputs, resources and materials, availability of manpower and transportation facility and other services like banking, communication, power supply, etc.
यानी कि यहाँ अब इसको क्या करना है, अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसकी एक प्लेस या फिर उसकी लोकेशन को सेलेक्ट करना है। एक ऐसा प्लेस जहाँ पर वो अपने बिजनेस यूनिट को सेट करेगा, उसे वो प्लेस भी तो डिसाइड करना है। अब तो उस पर्टिकुलर प्लेस को डिसाइड करते समय उसको डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स को कंसीडर करना जरूरी है। अगर वो ये फैक्टर्स कंसीडर नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं उसको फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्या क्या फैक्टर्स हैं, जैसे कि जो भी उसको रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो रिसोर्सेज उस पर्टिकुलर प्लेस के आसपास ही अवेलेबल होने चाहिए। डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए उन रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी की। दीज रिसोर्सेज मस्ट बी अवेलेबल नियर टू द लोकेशन ऑफ द प्लांट। इसके साथ साथ जो भी रिसोर्सेज या मटेरियल चाहिए वो मटेरियल्स इजीली अवेलेबल होने चाहिए, मैन पावर की इजीली अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ उस पर्टिकुलर प्लेस पर सुपीरियर लेवल की अवेलेबल होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी सुपीरियर वे में, उतना ही बिजनेस की एक्टिविटीज़ को रन करना ईजी हो जाएगा एंटरप्रेन्योर के लिए, क्योंकि उसको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ को हमेशा यूज़ करना ही करना होता है। ऐसे ही और भी सर्विसेज हैं जिनकी हेल्प बिजनेस को चाहिए होती है, जो बिजनेस को रन करने में अपना रोल प्ले करती हैं। कौन कौन सी सर्विसेज है? बैंकिंग सर्विसेज, कम्युनिकेशन सर्विसेज, पावर सप्लाई सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज प्रॉपर होनी चाहिए। तो जिस पर्टिकुलर प्लेस पर ये सारे के सारे सर्विसेज प्रॉपर वे में अवेलेबल हो, उसे एज अ लोकेशन प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनलाइज किया जा सकता है बाय द एंटरप्रेन्योर। तो इन फैक्टर्स को जरूर कंसीडर करना चाहिए एंटरप्रेन्योर को जब वो अपने प्लांट की लोकेशन को फाइनली सेलेक्ट करता है उस केस में। ठीक है। एंड द नेक्स्ट स्टेप नंबर 5 इज चूज द फॉर्म ऑफ ओनरशिप। यानी कि इस स्टेज में अब उसको अपनी ओनरशिप की फॉर्म भी तो सेलेक्ट करनी है। किस ओनरशिप के फॉर्म के बेसिस पर वो अपने बिजनेस को कैरी ऑन करेगा, क्योंकि हाँ डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं ओनरशिप की। इसको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज द सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकेंड वन इज द पार्टनरशिप, थर्ड वन इज द जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड फोर्थ वन इज द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। अगर प्रॉफिट मोटिव है उसका तो प्रॉफिट मोटिव के लिए वो सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या जॉइंट स्टॉक कंपनी में से किसी एक को सेलेक्ट कर सकता है। लेकिन अगर वो प्रॉफिट मोटिव को ध्यान में रखते हुए, सोशल मोटिव को ध्यान में रखते हुए अपने बिजनेस को रन करना चाहता है तो वो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्सेप्ट को भी यूज कर सकता है। अब स्केल ऑफ ऑपरेशन पर डिपेंड करता है कि उसको कैपिटल की कितनी रिक्वायरमेंट है। अगर अपने इंडिविजुअल बेसिस पर वो कैपिटल को अरेंज कर सकता है तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप के थ्रू बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है, या इसको रिसोर्सेज चाहिए ज़्यादा तो उसके लिए पार्टनरशिप को फोकस कर सकता है, या और भी ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए और लार्ज स्केल पर वो अपने ऑपरेशंस को रन करना चाहता है तो इसके लिए उसको जॉइंट स्टॉक कंपनी को फोकस करना होगा। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी में भी वेदर यू वांट टू गो फॉर पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, ये भी उसे डिसाइड करना होता है। तो अपने बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए उसे इस स्टेज में डिफाइन करना होता है कि किस फॉर्म ऑफ ओनरशिप के साथ में वो अपने बिजनेस को कैरी ऑन करेगा। ओके, रेस्ट ऑफ द स्टेप्स we will discuss in the next lecture. Thank you.